बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। रात गए अमेरिका ने एक मरतबा फिर ईरान पर हमला किया है। ईरान और अमेरिका खित्ते में क्या खेल खेल रहे हैं, अमेरिका की नई स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, मार्को रूबियो और जेडी वैंस के बयानात आपस में क्यों नहीं मिल रहे, हमारे पास इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कराची में रेंजर्स वर्कशॉप पे दहशतगर्दों ने हमला किया है। ये हमला किसने किया है, इसके मकासद क्या हो सकते हैं, इस पर बात करनी है। और फिर जो ऑयल कंपनियां हैं वो पाकिस्तान के कौमी खजाने को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये मामलात हैं। लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि जनाब हमारे जो वजीर दिफा है ना, ख्वाजा आसिफ साहब, उनको दानिशवर बनने का भी शौक है। कभी वो हिस्टोरियन बन जाते हैं, रावला कोट की हिस्ट्री बयान करते हैं, मीरपुर की हिस्ट्री बयान करते हैं। कभी जनाब वो दफाई तजिया नगार तो खैर वो हैं, ज़ाहरा वज़ीर दफ़ा हैं, लेकिन वो बीच बीच में दानश्वर भी बन जाते हैं। अब उनकी दानश्वरी देखिए कि उन्होंने ट्वीट किया हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब ने, जिसमें वो जियो टीवी से दरखास्त कर रहे हैं कि ओमान और अमान में तफरीक करें। एक मस्कत ओमान है और दूसरा उर्दन का दारुल हुकूमत, पढ़ा लिखा चैनल। यानी वो उनकी तस्हीह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब जो ओमान मुल्क है वो अलफ से लिखा जाएगा, अलफ वाओ मीम अलफ नून, और जो अमान है दारुल हुकूमत उर्दन का, वो एन से लिखा जाएगा। अब ये प्रोफेसर डॉक्टर हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं ख्वाजा साहब को। इस ट्वीट के बाद ज़ाहरा इतनी बड़ी इल्मी बात उन्होंने बता दी है ख्वाजा साहब ने एमी पंगे लेने का शौक है। अच्छा, अब इसमें जो आप सरकारी वेबसाइट पे जाएं, उर्दन की वेबसाइट पे भी जाएं, उनके सफारत खाने की वेबसाइट पे जाएं, इसी तरह जो ओमान मुल्क है उसकी वेबसाइट्स पे जाएं, सरकारी वेबसाइट्स पे, वहां अरबी में जो लिखा हुआ है उसका नाम, और जो अरबी मीडिया है, जो इन ममालिक का मीडिया है, वहां देखें ओमान कैसे लिखा हुआ है। ये एक ही तरह लिखा जाता है, एन से ही लिखा जाता है, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ मुख्तलिफ है। जो ओमान मुल्क है OMAN अंग्रेजी में उसको लिखते हैं, वो एन के ऊपर पेश है और मीम के ऊपर शाद नहीं है। और जो उर्दन वाला ओमान है वो भी एन ही से लिखा जाएगा। लिखे दोनों एक ही तरह से जाएंगे, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ मैंने कहा ना, उसकी जो एन है उसके ऊपर उर्दन वाला जो ओमान है, जो दारुल हुकूमत है, उसकी एन के ऊपर जबर है और मीम के ऊपर शाद है। अम्मान, अम्मान है, AMMAN अंग्रेजी में उसको लिखा जाता है। अब पता नहीं ख्वाजा साहब को किसी ने गलत फहमी डाल दी है कि जनाब आप माहिर लसानियात भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हैं आप। तो ऐसा नहीं है ख्वाजा साहब, वो उनकी वेबसाइट चेक करवा लेना अपने, वो किसी भी रिसर्चर को कह के, किसी भी मतहद को कह के, तो पता चल जाएगा दोनों एन ही से लिखे जाते हैं। और जियो के हवाले से एक और खबर है कि जियो की नशरियात कैमरा ने 15 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। वजह इसकी ये बयान की गई है कि 10 मुहर्रम को जियो पे सफ़रे इश्क के नाम से एक प्रोग्राम नशर हुआ था, जिसमें मजहबी तस्वीर कशी जो है वो शबी आप कह लें, ऐसी शख्सियात जिनकी शबी नहीं दिखाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती, तस्वीर कशी नहीं की जा सकती, वो इन्होंने सफ़र इश्क में ये इनसे मुबैना तौर पे गलती हुई है, जिसकी वजह से इनकी नशरियात 15 दिन के लिए बंद कर दी गई है। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि हमारी ये जहाँ देखें ना, पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं की गई, कल भी मैंने उस पर भी इलाक किया था। अब जो पेट्रोल की कीमत है वो हमारे, जो मैं खरीदूंगा, रिक्शे वाला खरीदेगा, मोटरसाइकिल वाला खरीदेगा, आप खरीदेंगे, वो तो हम खरीदेंगे 299 रुपए पर लीटर के हिसाब से। लेकिन हमारे जो जेट फ्यूल है JP1, वो इससे ज्यादा महंगा और ज्यादा प्योर ऑयल होता है, पेट्रोल होता है। उसकी कीमत जो है जनाब, पहले जो थी उसकी कीमत 238 रुपए 87 पैसे फी लीटर थी। जहाज जेड़े पाते लैके उड़े फिरते ने, अब उसमें 7 रुपए 15 पैसे कमी कर दी। अच्छा, वो कितना कमी हो गई यार, समझ नहीं आ रही। साढ़े वास्ते तुसी कह रहे हो बड़े फार्मूले कट के ले आते हो, ਉਹਦੇ वास्ते कोई नहीं। उसकी अब जो कीमत हो गई है वो 231 रुपए 72 पैसे फी लीटर, जो ये JP1 है, जेट फ्यूल जो है, जो पाकिस्तान बेच रहा है। अच्छा, इसमें यह भी है कि जो बाहर से कंपनियां पाकिस्तान में आती हैं, जो एयरलाइंस आती हैं, उनके जहाज आते हैं,
वो अगर यहाँ से खरीदेंगे वो इसी रेट पे खरीदेंगे। वैसे इन्होंने जंग के दिनों में कहा था इन्हें अपने टैंके फुल करवा कर ले आना, से कोई नहीं देना, लेकिन हुण तो जंग का माहौल खत्म हो गया होया। हुण दोबारा वैसे ईरान और अमरीका ने फिर शुरू तो कर दिता एक दूसरे के नाल, लेकिन कितनी देर तक चलेगी, इतने बगे जा गल करें। दूसरी ये कि जनाब ये जो FIA है ना, इन्होंने एक स्कैंडल पकड़ा है। ये एक गो ऑयल कंपनी, नहीं बड़े आपने देखे होंगे, ये अच्छी ऑयल कंपनी समझी जाती है, और अब अरामको के नाम से, अरामको के साथ को इनका हुआ है महाता, अब अरामको के नाम से ये जो ऑयल जो है ये फरोख्त कर रही है। इनके पेट्रोल पंप जो आपने देखे होंगे। अब खबर ये है कि FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया है, ये जो दरामद कुनिंदा कंपनी है गो, इसके खिलाफ। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने पोर्ट कासम से 32,000 मैट्रिक टन जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो बगैर ड्यूटी और टैक्स अदा किए वहां से निकाल लिए और फरोख्त कर दी है ब्लैक मार्केट में। तो इसका वो एक तो मुकदमा दर्ज हो गया, और दूसरा वो FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। ज़ाहिर है वो जो मुकदमा दर्ज होने के बाद इंक्वायरी तो होनी होती है ना, और मुकदमा जब दर्ज होता है तो उससे पहले भी एक इंक्वायरी की जाती है। तो उस इंक्वायरी में ये ज़ाहिर गिल्टी पाए गए हैं, तो उन्होंने जनाब कहा कि पकड़ो इनको। और दूसरी खबर ये है कि ये टैक्स कैसे बचाते हैं। अब जब जंग शुरू हुई थी ना ईरान और अमेरिका की, और पाकिस्तान में पहली मरतबा जब तेल की कीमतें बढ़ी थी, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि अरामको जो है वो जो हाई ऑक्टेन ऑयल पेट्रोल है उसकी कीमत जो उसने 100 रुपये कम कर दी थी, रायत दे रहा था वो। तो हम कह रहे थे यार अगर अरामको जो है इसको ये वारा खा सकता है 100 रुपये कम हाई ऑक्टेन जो है, तो ये बाकी पेट्रोल पंप जो हैं वो क्यों नहीं इसमें कमी कर रहे हैं। तो फिर ये हम सोच रहे थे शायद जनाब ये सऊदी अरब की कंपनी है, वो उन्होंने कोई रायत कर दी है, कोई रिलीफ दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। अरामको तो उनकी है ना, सऊदी अरब वालों की, तो गो वालों के साथ उन्होंने घुमाता है, तो वो जनाब शायद ये वजह है। अब ये खबर हमारे एक दोस्त हैं, एक बड़ी ऑयल कंपनी के एक बड़े अफसर हैं, वो बड़े ओहदेदार हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया है। उन्होंने जनाब बाज निजी मार्केटिंग कंपनियां जो हैं, आगे उन्होंने नाम भी लिखे हैं 2-4 कंपनियों के, जिसमें गो का नाम भी है, हस्कोल का नाम भी है, एक्सीड का नाम भी है, कुछ और भी है। वो कह रहे हैं ये जो इनके अपने डिपो है ना, ये तेल की मसनूआत के, तेल की तरसील के, वो कहते हैं ना वहां वो ना टैक्स की बाकायदा इनवॉइस जारी नहीं करते। वो कहते हैं कि जनाब 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो पूरी मुकम्मल इनवॉइस जो हैं वो डिपो से जब तेल निकलते हैं ना, वो मुकम्मल इनवॉइस वो देते हैं, जारी करते हैं। उनमें PSO वाले हैं, PSO तो खैर सरकारी है नहीं, इनके ऊपर तो काफी वैसे चेक होता है। दूसरा वो कहते हैं पार्को वाले हैं, ये मुकम्मल इनवॉइस जो है ये जारी करते हैं, और उसमें काबिल इतलाक टैक्सेस, लेवीज और दीगर कानूनी तफसीलात वाज़ेह तौर पर दर्ज होती हैं। लेकिन ये वाली जो कंपनियां हैं ये जनाब एक टोकन जारी करते हैं, रसीद जारी नहीं करते। एक टोकन जारी करते हैं जिसमें जनाब गाड़ी का नंबर होता है कि फलां गाड़ी जनाब ये तेल लेकर निकल रही है, और दूसरा जनाब प्रोडक्ट होता है वो कौन सी है, डीजल है, पेट्रोल कौन सा है, और उसकी मकदार कितनी है। बस ये 3 चीजें दर्ज करके जनाब वो भेज देते हैं। आगे वो पेट्रोल पंप वाले जो वो वसूल कर लेते हैं, और फिर जनाब वो कहते हैं कि यही वजह है कि बाज ऑयल मार्केटिंग जो कंपनियां हैं वो अपने मामूल के मार्केटिंग मार्जिन से कहीं ज्यादा डिस्काउंट फराहम कर रही हैं। ये वो कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इसकी वो जांच पड़ताल होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, बेज़ाब्तियां अगर हो रही हैं तो फिर कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। ये भाई साहब इस मुल्क में हो रहा है, और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जनाब इनकी ब्लैकमेलिंग में आके जनाब इनकी एडवाइजरी जो पता नहीं कमेटी है या कौंसिल है, उसने जनाब खत लिख दिया कि जनाब ये तरसील मुतासर हो जाएगी पेट्रोल की, यानी धमकी दी ना पेट्रोल असी बंद कर देना यार, पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे अगर तुम कीमत जी घटाओगे दी। अब वो मुख्तलिफ फार्मूले दे रहे हैं, जनाब ये फार्मूला लग गया, वो फार्मूला लग गया। जो वज़ीर पेट्रोलियम अली मलिक साहब अली परवेज मलिक साहब ने जो वो अपने दादा शुमार दिए हैं, वो पहले वो खाम तेल के हिसाब से वो फार्मूले दिया करते थे। अब वो जो रिफाइंड ऑयल है वो रिफाइंड ऑयल के मुताबिक जनाब वो कह रहे हैं कि नहीं पूरी दुनिया तेल की कीमत बहुत ज्यादा है। अब जो हमारे वज़ीर पेट्रोलियम है अली परवेज मलिक साहब, वो जनाब तवीलें पेश कर रहे हैं और अदाद शुमार दे रहे हैं कि जनाब देखें वो रिफाइंड जो ऑयल है वो दुनिया में उसकी ये कीमत है, हम इस कीमत पे दे रहे हैं। और भाई मेरे पहले तो आप जो अदाद शुमार जब तेल बढ़ाना होता था उस वक्त खाम तेल की कीमतें आप लगाया करते थे,
अब जनाब आप जो साफ तेल है उसकी कीमतें वो बता के अवाम को जनाब आप बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। बहरहाल ये पता नहीं किस अहमद ने इनको मशवरा दिया था ना हफ्तावार कर दिया जाए। मेरा ख्याल अब 15 दिन वाला भी ठीक था, लेकिन 1 महीने वाले में क्या तकलीफ थी कि 1 महीने के लिए तेल की कीमत जो है वो मुकर्रर कर दी जाए, क्योंकि ये तो 1 महीने का सौदा होता है जो जी मंगवाते हैं बाहर से। अब हमने उनको फार्मूला बनाया हुआ है, औसत निकालते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं इसको, और फिर वो ऑयल कंपनी वाले जो हैं वो मानते नहीं है उगरा के जो फार्मूले को, जो उगरा के दादोशुमार को, वो अपनी जनाब इस तरह के खदशा लिख देते हैं। हर मरतबा उन्होंने ये एतराज़ करना होता है। दूसरा जो कराची में हुआ है, गुलशन इकबाल गुलस्तान जौहर में रेंजर्स की वर्कशॉप पे एक हमला हुआ है, तो उसमें वो ज़ाहिर है वो चौकस थे, बड़ी तेज़ी के साथ जो रेंजर्स एहलकार थे और सिक्योरिटी के ऊपर जो तैनात एहलकार थे, उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ रिस्पॉन्स किया और 5 जो फितनतुल खारिज के लोग थे, अब ये पता चल गया जनाब कौन हमलावर थे। तो वो जनाब पहले ही हमले में 5 बंदे कटका दिए इन्होंने। अब पता ये चला कि वो 9 थे जो हमलावर थे, जो उन्होंने भेजे थे, जो टीम भेजी गई थी, जो तश्कील थी वे 9 अफराद पे मुश्तमिल थी। 5 तो उन्होंने मार दिए, बाकी 4 के बारे में ये पता चला था, जो इतला थी कि जनाब उनका घेराव किया हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उनके साथ ये खबर ताहाल नहीं आई। लेकिन उसके बाद फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, पुलिस के हेड भी वहां पहुंच गए और जो ड्रोन्स हैं उनके जरिए भी वो सर्विलेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो ये अब ये पता चला है कि जनाब ये फितनतुल खारिज का एक ग्रुप है जमातुल अहरार, उसका भी एक ग्रुप है खुलफाए राशिदीन इस्तिशहादी ब्रिगेड। उन्होंने ये गुलिस्तान जौहर में ये रेंजर्स के दफ्तर पे या वर्कशॉप पे ये उन्होंने हमला किया, जिम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने यही कहा कि हमारे 9 हमलावर जो ये कंपाउंड में दाखिल हुए और फिर जनाब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की मुतअद्दद वो कहते हैं जनाब हलाकतें हुई हैं, वो हलाकतें कहते हैं, हम उनको कहते हैं वो जहन्नम वासल हो गए। तो बहरहाल ये 3 जो इत्तला है अब तक की, ये इससे ज़्यादा भी शहादतें हो सकती हैं। पता ये चला कि 3 जो हमारे रेंजर्स एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं इसमें। अब ये फितनतुल खारिज इधर किधर निकल आया, केपी से इधर कहाँ आ गए? ये जब से ये बातें शुरू हुई हैं कि जनाब कराची और गवादर जो है ये हब बनने वाला है, ट्रांजिट हब बनने वाला है, तो पहले भी ये बातें जो हैं ये ज़बान-ए-ज़द आम है कुछ हलकों में कि जनाब ये जो कराची का बेड़ा गर्क किया था, इसमें माजी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें शायद ईरान वाले भी ये पसंद नहीं कर रहे थे जनाब ये कराची का जो है ये हब के तौर पे काम करे। और फिर जो मरकजी किरदार यूएई का, जो कराची के हालात बिगाड़े हैं वहां पे, जो फसादात फैलाए हैं, उसके पीछे वो कहने वाले ये कह रहे हैं कि जनाब उसमें यूएई का हाथ है, क्योंकि वो यूएई वाले जो है वो अपनी बंदरगाहें जो हैं उनको वो प्रमोट कर रहे थे और वो समझ रहे थे जनाब ये हमारी तरक्की के रास्ते में ये रुकावटें हैं। और जो ग्वादर की बंदरगाह में रुकावटें डाली जा रही हैं, अभी तक डाली जा रही हैं, उनके पीछे भी यही कुव्वतें कार फरमा है। और फिर ये बातें भी ज़बान-ए-ज़द आम है कि जनाब ये जो फितनतुल खारिज हैं उनको जो माली सपोर्ट है वो यूएई देता है। तो फिर वहां से ये लोग जो यहाँ आए हैं उन्होंने गहरी मनसूबाबंदी की, रैकी की और फिर जो लॉजिस्टिक तनसीब है रेंजर्स की, जो वर्कशॉप है, तो उसके ऊपर हमला करना, ये कोई सप्लाई लाइन जो है उसको मुतासर करने की कोशिश थी। बहुत सारे सवालात जो हैं वो जहनों में उठ रहे हैं। तो इनके पीछे इसी तरह की ये ताकतें हैं। वैसे इतलात ये हैं कि इंटेलिजेंस बेस जो है ना वो क्रैकडाउन और ऑपरेशन जो है वो जारी है और इनकी मुकम्मल सरकोबी तक, कला कमा तक वो ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। बीच बीच में ये ढीले पड़ जाते हैं कि जनाब काफ़ी अरसा हो गया जनाब कोई वारदात नहीं हुई। और भाई वारदात का इंतज़ार क्यों करना है? अब यही एक मैं खबर देख रहा था कि काबुल में वो जो कैमरे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे जो हैं, वहां 9200 कैमरे हैं काबुल में और कराची उससे कहीं बड़ा है और वहां यानी सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वही मुकम्मल नहीं हो रहा है यार। वहां 1300 कैमरे हैं कराची में,
काबुल में 9200 कैमरे हैं, वो अमरीकी लगा गए थे और इन्होंने जनाब उनको बचा लिया। वो वहां जो इस वक्त रजीम जो है वो हुक्मरान है, उन्होंने बचा लिया उन कैमरों को, उनसे काम ले रहे हैं। हमारे यहाँ कराची में इतना बड़ा शहर है, 1300 कैमरे हैं लगे हुए। बहरहाल अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये इनका कला कमा होना है एक दिन। अब आते हैं ईरान और अमेरिका की तरफ। ये 25 जून को ये सिंगापुर का एक जहाज जो है, वो मैंने पिछले व्लॉग में भी अर्ज किया था जनाब, वो जो इनका मुकर्रर किया रूट है ना पासदरान इनकलाब का, या ईरान का जो मुकर्रर किया हुआ आपने हुर्मुज़ का रूट है ना, उससे हट के नया रूट इख्तियार कर रहा था वो जो सिंगापुर का जहाज है, वो अमान के साहल के पास से गुजरने की कोशिश कर रहा था। ये तो लेते हैं पैसे जो ये ईरान वाले हैं, वो अमान ने फ्री किया हुआ है, और ईमान और ईरान में के दरमियान इस हवाले से इख्तलाफ भी है। ये इनका वफद भी गया था, अमान वाले नहीं माने, उनका जनाब वो हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वो खित्ते के लोग जो हैं, जब ममालिक हैं, उनको कुछ शिकायत हमसे पैदा हो। तो इन्होंने जनाब उसके ऊपर, वो 3 जहाज थे, तो 4 जहाज थे, एक 3 वापस चले गए, ये वापस नहीं जा रहा था, इन्होंने जनाब उसके ऊपर जनाब वो ड्रोन्स जो हैं उनके साथ हमला कर दिया, उसका डेक जो है वो उड़ा दिया। तो इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर हमले किए और उनके मिसाइल ड्रोन के जो ज़ख़ीरे हैं और साली तनसीबात हैं उनको उन्होंने निशाना बनाया। ख़ास तौर पे जो हुर्मुज़ कंट्रोल यूनिट है ना, और उसका जो रडार सिस्टम है उसको निशाना बनाया, ताकि आपने हुर्मुज़ में ये कार्रवाई करने के काबिल ना रहे। चलो ये हो गया जनाब। उसके बाद जनाब ईरानी जो हैं उन्होंने बहरीन में ड्रोन अटैक कर दिया। जनाब यहाँ अमरीकी तनसीबात हैं, उस पर अमरीका मुकम्मल खामोश है। बहरीन ने उन ड्रोन हमलों की मजम्मत की है, लेकिन अमेरिका की तरफ से उस तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया, वो चुप रहे। अब पता चला है कि कुवैत में भी ईरान ने उनके अमेरिका के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया था। अब सेंटकॉम ने अभी 3 बजे के करीब, अभी थोड़ी देर पहले रात 3 बजे के करीब जनाब उन्होंने ये बयान जारी किया है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने, सेंटकॉम ने, कि ना हमने एक मरतबा फिर जो है ईरान के ऊपर हमले किए हैं, और ज़्यादातर हमले जो हैं वो साहली इलाकों में किए जा रहे हैं, आपने हुर्मुज़ के इर्द गिर्द। ये खबरें आ रही हैं ईरानी मीडिया से। तो बहरहाल वो धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं, वो कह रहे हैं हमले जारी हैं, ये कहा है इस वक्त जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ, उस वक्त में बात कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं ना, पनामा का तेल से भरा हुआ एक जहाज जो है वहां से गुजरा था, और इन्होंने एक तरफा तौर के ऊपर उस पर जनाब इन्होंने ड्रोन अटैक किया है। तो उसके जवाब में जनाब हम जो है इजाफी हमले जो हैं वो ईरान के ऊपर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने जब पहले हमला किया सिंगापुर के जहाज़ के ऊपर, तो हमने जनाब इनके ऊपर जवाबी अटैक किया, और फिर हमने खामोशी इख्तियार की, हमने तूल नहीं दिया, हम इनको मौका दे रहे थे। जनाब ये जो माहदा किया है, MOU जो साइन हुआ है, इस्लामाबाद MOU, तो जनाब उस पर अमल करेंगे, माहदे की पासदारी करें। लेकिन इन्होंने माहदे की पासदारी करने के बजाय अब एक मरतबा जो पनामा है उसके ऊपर जनाब, उसके जहाज के ऊपर हमला कर दिया। वो कहते हैं जनाब आपने हुर्मुज़ जो है ये खुली रखने की बात हुई थी, ये खुली रहेगी। वो कह रहे हैं कि जनाब खुली है, लेकिन हमारे मुकर्रर करदा रूटों के मुताबिक वहां से जहाज गुजरेंगे। ये नहीं कि जनाब आप नया रूट जो है वो इख्तियार करने की कोशिश करें और ये तासर दें कि जनाब हमारा यहाँ अमल दखल, हमारा कंट्रोल ही नहीं है। ये जनाब अब इनके दरमियान जो है वो मसला बना हुआ है। तो अब जो अमेरिका है वो ज़ाहिर है एक सुपर पावर है, एरोगेंस है, तकब्बर से भरा हुआ एक मुल्क है। तो उसको ये, अब वो एक, आप ये भी कह सकते हैं जो MOU साइन हुआ है उसके बाद अगर उसकी शराइत को देखा जाए तो ईरान जो अमेरिका है उसके नजदीक ये अधूरी जंग है। वो हारी हुई जंग अभी लड़ रहा है, वो जीतने की कोशिश कर रहा है। अभी नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे, और फिर मार्को रूबियो और वो क्या कहते हैं उसको, जो JD वैंस हैं, उनके बयानात ही आपस में नहीं मिलते। JD वैंस जो हैं जिन्होंने इस माहदे में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो लबनान के ऊपर इसराइल हमले कर रहा है, ये जनाब ये माहदे को सबोताज करने की कोशिश है, अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन जो वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो,
वो ये कह रहे हैं कि ना नहीं, इसराइल को दिफा का पूरा हक हासिल है। अब वाशिंगटन में अमेरिका की सालसी में जो एमओयू साइन हुआ है इसराइल और लेबनान के दरमियान, तो उसके तहत लेबनान की जो फोर्स है वो मरहलावार पूरे लेबनान में अपनी सिक्योरिटी जो है वो बहाल करेगी, अपनी रेट कायम करेगी, हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करेगी। और जब तक ये अमल प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता तो इसराइल जो है वो जनूबी लेबनान को खाली नहीं करेगा। जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, हिजबुल्लाह गैर मुसल्लह हो जाएगी, लेबनान की जो फौज है उसकी रेट कायम हो जाएगी, वो तमाम जगहों पे सिक्योरिटी संभाल लेगी, तो उसके बाद जो है वो इसराइल जो वहां से निकलेगा, पहले नहीं। लेकिन हिजबुल्लाह कहते हैं नहीं, पहले इसको निकलना चाहिए था। हिजबुल्लाह ने मानने से इनकार कर दिया ना। वो ये कह रहे हैं कि जब पहले इसको निकलना चाहिए था इसराइल को वहां से, लेबनान से। वो कहते हैं कि वो तो हमारे ऊपर हमलावर अगर होंगे तो क्या हम जवाब नहीं देंगे, वो तो हमें खत्म करने के चक्करों में, वो कहते हैं हमारे खिलाफ है। अब इसमें जो अमेरिका गेम कर रहे हैं, ये देखे ना, मार्को रूबियो कुछ और बात कर रहा है और जो जेडी वैंस है वो कुछ और बात कर रहे हैं। मार्को रूबियो जो है वो बहरीन, गल्फ और यूएई, कुवैत, इनको क्या कहता फिर रहा है, वो इनके साथ अलग से नए माहदे करने के चक्करों में है, या वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इन ममालिक के आपस में माहदे हो जाएं। कल को ये जो इसराइल और लेबनान के दरमियान जो माहदा हुआ है, वो जो कल को कह सकेंगे, ईरान कहेगा जनाब आप जंग बंद करवाएं, वो कहते हैं जनाब हमने तो जंग बंद करवा दी थी लेबनान वाली जब हमारा आपके साथ माहदा हुआ है। लेकिन अब दो इंडिपेंडेंट आजाद खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान माहदा हो गया जनाब, अब उस माहदे को हम क्या करें। अब हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान और जो इसराइल अगर मिलके ये कोशिशें करते हैं, उनको गैर मुसल्लह करने की कोशिशें करते हैं, तो वो कहेंगे ना हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो दो खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान, हम साला जरूर हैं, ये माहदा है। इसी तरह खलीज के दीगर जो ममालिक हैं उनके दरमियान अगर माहदा करवा देता है तो उसके पास एक बहाना हो जाएगा, मिल जाएगा उसको कि जनाब ये देखेंगे तो इनके आपस में माहदे हैं, आप जाने और ये जाने, हमारा इससे क्या ले लेना, हम तो जो आपके साथ वादा करके जनाब एमओयू हमने जो साइन किए हैं उसके मुताबिक जनाब अमल करवाने के लिए, अमल करने के लिए तैयार हैं। फॉरेन अफेयर्स या सफारतकारी में एक इस्तिलाह बोली जाती है, दो शाखा स्ट्रेटेजी, टू प्रोंग स्ट्रेटेजी, यानी वो दो अलग अलग ट्रैक्स पे काम हो रहा होता है लेकिन सिमत उनकी एक ही होती है, यानी वो रिलेटेड डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, ट्रैक अलग अलग होते हैं, शाखें दो अलग अलग होती हैं। वो अगर एक शाख जो है उससे बिट्रे करना चाहे कोई मुल्क जो है महादे को, तो ये उसमें करामत होती है। यही काम अमेरिका कर रहा है, दो शाखा स्ट्रेटेजी है वो इख्तियार की हुई है उन्होंने। मार्को रूबियो और बात कर रहे हैं और जेडी वैंस जो है वो कुछ और बात कर रहे हैं। मैंने कल भी अर्ज किया था कि ये जंग बंदी जो है ये मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होनी, दोबारा जंग शुरू नहीं होनी, लेकिन ये मामला जो है ना हल्की फुल्की झड़पों का, ये मामला नवंबर तक चलता रहना है, क्योंकि अमेरिका ने इसको, मैंने पहले भी अर्ज किया ना, उसका जो तकब्बर है वो उसको टिकने नहीं दे रहा, बैठने नहीं दे रहा। उन्होंने वो समझ रहे कि अनकंक्लूड ये वार है, इसको हमने मुकम्मल करना है, और मुकम्मल उन्होंने उसी सूरत में वो इसको मुकम्मल समझेंगे जब वो अपने आप को फातेह डिक्लेयर, दुनिया माने कि जनाब ये फातेह। अब ये जो एमओयू साइन हुआ है, अब विकीपीडिया पर चल जाए, पूरी दुनिया ये मान रही है कि जनाब उसका जो नतीजा निकाल रही है कि इसमें ईरान फातेह रहा है, अगरचे वो उसको डिस्प्यूटेड विक्ट्री कह रहे हैं उसकी, ईरान की, लेकिन विक्ट्री मान रहे हैं उसकी। तो ये इनको ये ज़ाहिर है, मैंने अर्ज किया ना, को नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, फिर अगले इलेक्शन आने वाले हैं, मार्को रूबियो भी उम्मीदवार हैं सदारत के, जेडी वैंस भी उम्मीदवार हैं, दोनों ही उम्मीदवार हो सकते हैं ना। तो वो अपने अपने अंदाज में, और उनकी जो जमात है उसको भी उन्होंने डिफेंड करना है, उसको भी जिंदा रखना है, उसकी मकबूलियत बरकरार रखना है। ये सारी चीज़ें देख के ये इन्होंने टू प्रॉन्ग जो स्ट्रेटेजी है ये इख्तियार कर ली हुई है उन्होंने। और जो ईरान है वो जो आपने हुर्मुज़ में कर रहा है वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं,
अब ये जो कोई पागल ही मुल्क होगा जनाब के 5-6 वो जो 500-600 मिलियन का वो पेट्रोल जहाज है, पेट्रोल है उसके ऊपर, और पेट्रोल जो है वो जहाज जो है वो तो बना ही कंटेनर से होता है, तो वो ऐसे जहाज के ऊपर कंटेनर नहीं रखा होता। तो फिर जनाब उसके ऊपर ये $340 मालियत का एक ड्रोन मार दें तो तबाह कर दें जहाज को, ये सारी चीजें जो हैं ये उसके हक में जाती हैं। और ईरान कह रहा है अमेरिका को कि जाएं आप इलाके से, और उसको ये अल्टीमेटली आज नहीं तो कल जाना पड़ना है इस इलाके से। जो मर्जी मार्को रूबियो जो है माहदे करता फिरे, जो मर्जी हौसले देता रहे, लोगों का गल्फ के जो मालिक हैं उनका एतबार उठ गया हुआ है अमेरिका से। इन्होंने जाना है, ये इतनी दूर से आके जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका ईरान तो यहां पर है और ईरान ने यहां पर ही रहना है। दूसरा, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने के हवाले से पाकिस्तान को जो समरात हासिल होंगे, अपने पिछले व्लॉग में मैं कुछ निकात आपके सामने रखे थे और कहा था कि कुछ पे मैं आइंदा बात करूंगा। अब पहले नंबर पर यही देखिए कि मिडिल ईस्ट के वो मालिक जो समझते थे, पाकिस्तान को नकारा समझते थे, पाकिस्तान हमारे किसी काम करने में पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत थी, हमने उनसे पैसे लेने होते थे। अब वो तासर जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है, हमेशा के लिए एक लंबे अरसे के लिए खत्म हो गया है। पहले भी मैंने अर्ज किया था कि गल्फ और इस खित्ते का जो इस्तेहकाम है वो अब पाकिस्तान से जुड़ गया है। इस्तेहकाम से मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान के बगैर अधूरा रहेगा, नामुकम्मल रहेगा। और अब वो कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ, गल्फ वाले जो कहते थे जरूरत ही नहीं थोड़ी, जाओ हाँ मंगन आ गए जनाब है, अब वो समझ रहे हैं कि जनाब हमें इनकी जरूरत है। वजह क्या है, वो छोटी छोटी यार बादशाह हैं, उनको बैरूनी सहारे की जरूरत होती है कायम रहने के लिए, तो वो अब समझ रहे हैं कि जब पाकिस्तान हमें ये सहारा जो है ये दे सकता है। अब देखिएगा वो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएंगे और हमारी माली जरूरियात जो है उनका भी ख्याल रखेंगे। अब ये यही देख लें आप पहले, ये जो कुवैत है, कभी ये सुना था जनाब कुवैत पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी करेगा? वो तो सानू कहा ही नहीं पाते होंगे सी। अब जो गवादर में एनर्जी सिटी बन रहा है, वहां जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कायम किए जा रहे हैं, एक बड़ा मंसूबा है, तो उसमें जनाब LNG LPG टर्मिनल्स और ईंधन जखीरा करने की जदीद सहूलियात, तवानाई के तसीलो लॉजिस्टिक्स का जामे निज़ाम जो है वो कायम किया जा रहा है। और तेल पैदा करने में मालिक जो हैं उनको हमने सरमायाकारी की दावत दी है। तो जनाब कुवैत जो है कह रहे हैं मैं करांगा। कुवैत अब आ रहा है वहां पे ये इसमें सरमाया पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए, गवादर में, वो भी गवादर में सर। ये इंशाल्लाह आप अच्छी खबरें सुनेंगे आगे जाके। और दूसरा, ये अगर जंग जो है ईरान ये जंग हार जाता जिस तरीके से वो इसराइल और अमेरिका चाहते थे, तो उसके बाद यार जो मर्जी कहते रहे कि हम ताकत हैं, जो भी वो हमारे ना वो टिमरी टाइट करने की कोशिश जरूर करते हैं वो वाले। ये जो बाइडेन के दौर में हमें उन्होंने कहा नहीं था जनाब अपनी रेंज जो है मिसाइलों की रेंज ये कम करें, और हमने कहा था ठीक है, बाजवा साहब कहते ठीक है जनाब कर देंगे, ठीक ओके जनाब, नहीं बस नहीं जाते जनाब, उसी उत्थे तक नहीं जाने वास्ते कोई नहीं मिसाइल बनाते जनाब, अंदर खाते बना ले मैंने नहीं पता, लेकिन 13वें बंद करते उन्होंने लॉन्ग रेंज जेडे ये मिसाइल सी उन्होंने। वो भी गल जी है वो हमेशा लिए उल्टा पाकिस्तान का जोड़ा असर रसूख आ वो वधिया है। और दूसरा, ईरान के सदर जो जाते हुए कह गए हैं कि जनाब ये जो नई दोस्ती और नए तावन का आगाज हुआ है, इब्तिदा हुई है, इसकी इंतहा दुनिया देखेगी। अगर वो अपनी इस बात पे कायम रहते हैं ईरान वाले, ईरान के अंदर भी यार कुछ हैं कुव्वतें ऐसी, वो कुछ ऐसी कुव्वतें भी हैं जो शायद इस माहदे को पसंद नहीं कर रही, बल्कि वो जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनेई, उनके हवाले से ये बात सामने आ चुकी हुई है कि जनाब क्योंकि सियासी हुकूमत ने ये कर लिया हुआ था, तो मुझे कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ था लेकिन मैं एग्री कर गया जनाब, और हमारी जो सुप्रीम काउंसिल है वो भी एग्री कर गई। ये आपने सुना है ना कि मुझे कुछ इतराज़ात थे, उस कुछ कुव्वतें होंगी ऐसी
बहरहाल, और दूसरा जो मैंने ये अर्ज किया कि जनाब ये जो आया था वफद, तो तजारत और तवानाई के हवाले से वज़रा की सतह पे जो मुज़ाकरात हुए थे, तो मैंने कहा था जनाब तजारत तो वो कहते हैं कि अभी शुरू कर लेते हैं। तजारत वाला जनाब तो आज ही से इस पे काम शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने जो ये चागी के इलाके में ना तफ्तान, उसके ऊपर सरहद के ऊपर रेलवे स्टेशन है ईरान की सरहद के ऊपर, तो वहाँ जनाब उन्होंने 12 एकड़ के ज़मीन के करीब ज़मीन है, 11.75 एकड़ ज़मीन जो है ना, वो जनाब जो दरामदी और बरामदी अशिया की लोडिंग, अनलोडिंग, क्लीयरेंस के लिए उसको कस्टम स्टेशन, ज़मीनी कस्टम स्टेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, कि ताकि वो वहाँ से सामान आए, तो वहाँ ज़ाहरा उतारा जाए और यहाँ से जाए, चढ़ाने के लिए वहाँ जो है वो सामान जो है वो रखा जा सके। ये इस तरह की एक अच्छी खबर है। 2 अच्छी खबरें मैंने आपको सुना दी है, गवादर वाली सुना दी है, कुवैत की सरमायाकारी वाली। दूसरा जो तफ्तान के रेलवे स्टेशन पे 12 एकड़ में कस्टम स्टेशन जो है वो कायम कर दिया गया है। इंशाल्लाह अच्छी खबरें आती रहेंगी। ये नोक-झोंक इस तरह की जो है ईरान और अमेरिका दरमियान ये भी जारी रहेगी। अमन भी बरकरार रहेगा, मादा भी नहीं टूटेगा, उतने भी कम होता रहेगा। अब यही खबर देख लें कि आपने हुर्मुज़ से मुतल्लिक ईरान और अमेरिका के दरमियान एक राब्ता चैनल कायम हो गया है। राब्ता चैनल भी कायम है, जहाज़ों के ऊपर हमले भी हो रहे हैं और उसके जवाब में अमेरिका जो है वो इस ईरान के ऊपर बमबारी भी कर रहा है। इंशाल्लाह बेहतरी होगी, अल्लाह ताला खैर रखे। नहीं, अब यही देख लें कि आपने हुर्मुज़ से मुतल्लिक जो है ये ईरान और अमेरिका के दरमियान राब्तों का एक चैनल जो है वो कायम कर दिया गया है। ये चैनल कायम होने के बावजूद पनामा के जहाज पे हमला हुआ है और उसके जवाब में अमेरिका ने फिर बमबारी की है ईरान के ऊपर। बहरहाल अल्लाह ते कर तो अच्छे दी उम्मीद रखो, बेहतरी होगी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।